वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है क्राउन रूल 1858 और 1947 तक। इसका थर्ड लेक्चर। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं उसमें हमने बाज़ाब्ता तौर पे डिस्कस किया हुआ है 1857 रिवोल्ट, उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या रीजंस थे और उसके बाद चेंजेस क्या क्या हुई 1884 तक। हम आज पढ़ेंगे लॉर्ड डिफरेंट का टाइम। वाइस राय थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय थे लॉर्ड क्रॉस। ये इम्पॉर्टेंट है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे बाद जो इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होती है, इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट जो होती है, वो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है 1885 में। जी हाँ, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। उससे पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का नाम मैंने आपको परसों ही कहा था कि आईसीएस उन्होंने पहली बार क्रैक किया था, आईसीएस एग्जामिनेशन, इंडियन कॉम्पिटिटिव सर्विस, जो आज आईएएस एग्ज़ाम है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि लॉर्ड लिटन ने, जो गवर्नर जनरल थे, जो वाइस राय थे 1876 से लेके 80 तक, उन्होंने फिर एज को कम किया। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने क्या किया, उन्होंने एक एजिटेशन स्टार्ट की, यानी एक बगावत सी स्टार्ट की उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ, और एक एसोसिएशन बनाई, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता किसने बनाई? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। जी हाँ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने जब एसोसिएशन बनाई, ये एसोसिएशन 1876 में बनी थी, याद रखिएगा 1876 में बनी थी। और उसके बाद फिर इंडियन एसोसिएशन मर्ज हो गई किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। यहाँ पे मैंने इसमें ये लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, जो 1885 में हुई थी। और किसने इसको फाउंड किया था, फॉर्म किया था? ए ओ ह्यूम ने। जी हाँ, ए ओ ह्यूम ने। इतना सा इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड। अब हम बात करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे। मैंने पहले ही कहा कि आईसीएस एग्जामिनेशन उन्होंने क्रैक किया था पहली बार। लेकिन जो आईसीएस क्वालिफाइड है वो कौन है, वो हम ऑलरेडी हमने डिस्क्लोज किया, सॉरी डिस्कस किया हुआ है। सुरेंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, वो है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर है पहले आईसीएस जिन्होंने क्रैक किया है। आईसीएस ऑफिसर इन इंडिया कौन है? सुरेंद्र नाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, इनमें कंफ्यूजन होता है। उनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने आईसीएस एग्जाम क्रैक किया। तो आगे बढ़ लेते हैं। अब ये एसोसिएशन जो फॉर्म हो गई, एओ ह्यूम ने बनाई, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी। डब्ल्यू सी बैनर्जी थे पहले प्रेसिडेंट। कहा जाता है इसको बनाया था एक सेफ्टी वैल्यू थ्योरी, एक सेफ्टी वैल्यू के तौर पे बनाया था ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को, इंडियन एसोसिएशन को, यानी कि भारतीयों को, इंडियंस को चुप रखने के लिए। लेकिन उनको ये पता नहीं थी कि इसका जो रिएक्शन है वो उल्टा पड़ जाएगा और उन्हीं के खिलाफ ये एसोसिएशन काम करेगी और अल्टीमेटली इंडियन जो फ्रीडम है उसमें एक मेजर रोल प्ले करेगी। इन 1885 में पहली मीटिंग होती और डब्ल्यू सी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी इसके प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिएगा, डिसाइडेड प्लेस पहले कौन सी थी, कहाँ पे होने वाला था ये जो मीटिंग थी, कहाँ पे होने वाली थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की शेखर गेहलोत पुणे। शेखर गेहलोत पुणे कहाँ पे होने वाली थी? शेखर गेहलोत पुणे में। लेकिन वहाँ पे चेंज हो गई, वजह क्या थी और ये कहाँ पे हो गई? हेल्ड इन बॉम्बे। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे अब हुई ये? बॉम्बे में, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में। होने कहाँ पे, इसका कहाँ पे पहले से डिसाइड हुआ था होनी चाहिए थी? शेखर गेहलोत पुणे में। लेकिन वहाँ पे, बट ड्यू टू द कॉलरा आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, वेन्यू वाज चेंज्ड। और फिर ये मीटिंग कहाँ पे हो गई? बॉम्बे में। मीटिंग कहाँ पे हो गई? बॉम्बे में। और कहाँ पे बॉम्बे में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। It was attended by, first meeting was attended by 72 delegates. Very, very important. Very important. फर्स्ट मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। याद रखिएगा, वेन्यू क्यों चेंज हुआ था? बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। फर्स्ट देखिएगा, ये जो यहाँ पे ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट। फर्स्ट फर्स्ट ब्रिटिश या क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? जॉर्ज यूल। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ
फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तोयब जी। और ये कहाँ पे हुआ था सेशन? मद्रास में। आगे बढ़ लेते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजिनी नायडू। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस तरह से रोल रहा, किस तरह से इन्होंने अपना रोल प्ले किया। पहला फेज है मॉडरेट फेज, उसके बाद है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और उसके बाद है फिर गांधीयन एरा। आज हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर मॉडरेट फेज का, और कुछ हद तक एक्सट्रीमिस्ट्स के भी बारे में हम बात करेंगे। मॉडरेट फेज, जी हाँ, मॉडरेट फेज को कहा जाता है नरम दल, और ये 1885 से लेकर 1905 तक होता है। उसके बाद ये बात क्या करते हैं, इनका क्या काम करने का तरीका है, कैसे काम करने का तरीका है, इसके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे, रूलर्स कौन कौन से थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वही बनर्जी जिन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम क्रैक किया था, लेकिन अल्टीमेटली वेन्यू जो एग्जामिनेशन का वो चेंज किया था लॉर्ड लिटन ने, और एज भी कम की थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं कर पाए फिर आईसीएस एग्जामिनेशन, आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। और आईसीएस ऑफिसर कौन बने इंडिया के? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जी हाँ। और अब ये मॉडरेट फेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, नरम दल इसको कहा जाता था। इसके लीडर्स कौन कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक थ्योरी उन्होंने दी थी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आगे बढ़ लेते, ये दादा भाई नेहरू के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे इनका काम करने का तरीका क्या था, कैसा था। देखिएगा, इनका तरीका था पीसफुल, मॉडरेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एवरी ईयर इट पास्ड रेजोल्यूशंस एक्सप्रेसिंग लॉयल्टी to the British Crown, and moderate nationalists put forward the claim of self government. अब उन्होंने क्या किया, मॉडरेट्स का क्या काम था, क्या काम करने का कैसा तरीका था। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हमें ब्रिटिश की तरफ हमें लॉयल्टी दिखानी है। ब्रिटिशर्स को हम वो ऐसा लगने लगा कि वो पसंद करते हैं, और उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिशर्स से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को मिल रही थी ब्रिटिश के अंदर, वहाँ पे क्या था, ऑस्ट्रेलिया को सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है वहाँ पे उनको गवर्नमेंट वो कंडक्ट भी, इलेक्शंस भी होते थे वहाँ पे, वो बजट भी पास किया जाता था वहाँ पे। यानी एक सेल्फ गवर्नमेंट यानी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर। लेकिन लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आने वाली है, फर्स्ट डिमांड वाज मेड बाय जीके गोखले इन 1905, देन बाय दादाभाई नौरोजी इन 1906। ये किस चीज़ की डिमांड हो रही है? ये सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड हो रही है। ये सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड किसने की? फर्स्ट वाज मेड बाय जीके गोखले इन 1905 और दादाभाई नौरोजी ने इन 1906। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प टू फॉर्म गॉम गॉम जी हाँ, गवर्नमेंट। अब ये ऑस्ट्रेलिया में क्या करती थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश ब्रिटिश जो कि कॉलोनी थी, ऑस्ट्रेलिया एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। वहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट भी वहाँ पे फॉर्म कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे। लेकिन इंडियंस के साथ वैसा नहीं था। अब हम देखेंगे यहाँ पे मेन डिमांड्स क्या है। ऑलवेज आस्क्ड, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, आप यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठो, आप जेके पीएससी एग्ज़ाम में बैठो, आप जेके एसएसबी एग्ज़ाम में बैठो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। अब ये जो नरम दल था, इनके डिमांड क्या थे? आईसीएस एग्ज़ाम होल्डिंग इन साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया। अब इनका पहला डिमांड था कि एग्ज़ाम जो है वो इंडिया में भी होना चाहिए और इंग्लैंड में भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ फिर से कहा, याद दिलाता हूँ कि आईसीएस जो इंडियन कॉम्पिटिटिव सर्विस थी, वहाँ पे जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, उन्होंने क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई करने का मतलब यहाँ पे है कि 3 टायर एग्जामिनेशन आज भी हम देखते हैं कि होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तब उन्होंने आधा पड़ाव पार किया था, आधा एग्जामिनेशन क्रैक किया था। लेकिन लॉर्ड लिटन जो कि रिएक्शनरी वाइसराय के तौर पे माना जाता है, उनको अनपॉपुलर वाइसराय का टाइटल भी उनको मिला। उन्होंने फिर एग्जामिनेशन को चेंज किया था, सेंटर्स को, और कहाँ पे रखा था?
लंदन में, ताकि इंडियंस कम शामिल हो पाए। और उसके साथ साथ जो एज थी वो 21 से लेके 19 किया था। तो ये था। और इनका डिमांड था, मॉडरेट्स की डिमांड थी कि एग्ज़ाम जो है वो इंग्लैंड में भी होना चाहिए और इंडिया में भी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो आप एक्सपेंडिचर करते हो मिलिट्री का, मिलिट्री के ऊपर, वो कम होना चाहिए, उस पर कम होना चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट, जो अभी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट वही होनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की गवर्नमेंट के तौर पर वहाँ पे उनको मिली थी ड्यूरिंग ब्रिटिश, जब वो कॉलोनीज थे ब्रिटिशर्स की। री इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कॉटन गुड्स। देखिएगा, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कह सकते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़, जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे कि इम्पोजिशन, री इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन गुड्स। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। अचीवमेंट्स की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इनकी कौन सी थी? सक्सीडिंग इन द गेटिंग इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स। 1892 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया। अब ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट क्या क्या था? जी हाँ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पे कुछ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो कम थे, अब उनकी तादाद थोड़ी और बढ़ा दी गई। इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। और मेजॉरिटी किन की थी? ब्रिटिशर्स की थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखिएगा, इंडियंस को एक पावर दिया गया कि वो डिस्कस कर सकते हैं बजट के बारे में, और एड्रेस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। कहाँ पे? एग्जीक्यूटिव को। सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं बजट को, डिस्कस कर सकते हैं बजट को। याद रखिएगा, बजट डिस्कशन में उनको वहाँ पे एक तरह से मौका भी मिला उनको, और क्वेश्चन रेज करने का भी हक उनको वहाँ पे मिला। सिर्फ उनको ये मौका मिला कि वहाँ पे सिर्फ वो बजट में डिस्कस कर सकते थे, बजट फ्रेम नहीं कर सकते थे, बजट बना नहीं सकते थे, बजट प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। अच्छा, फेलियर क्या रहा? सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर जो था, मैंने एक ही लिखा है, देखिएगा, फेल्ड टू रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश। अनफॉर्चुनेट जो था मॉडरेट्स जो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स की तरफ उनकी जो लॉयलिटी थी, वो फेल हो गए टू रियलाइज ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश। उनको ये समझ नहीं आया, उनको ये पता नहीं चला कि ब्रिटिशर्स का जो एक्चुअल नेचर है वो किस तरह का है। यानी वो लूटना चाहते थे इंडिया को, उनको कोई हमदर्दी नहीं थी इंडियंस के साथ। आगे बढ़ लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट्स फेज। अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट्स आता है, उसके बाद फिर गांधीयन ईरा। अब ये एक्सट्रीमिस्ट्स का क्या रोल रहा? देखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट्स का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिंपल, हमें फ्रीडम चाहिए, उसके अलावा हम बात करने वाले नहीं हैं। हमें फ्रीडम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप लोगों ने मॉडरेट्स के साथ बहुत सारा जो करना था, जो जिस जिस तरह से उनकी जो डिमांड थी आपने वो उनके साथ किया, लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ये राइज कैसे हो गया? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट्स का वजूद कैसे हुआ? ग्रोइंग कॉन्शियसनेस अमोंग द इंडियंस। अब जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था ब्रिटिशर्स का, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, वो पता चला इंडियंस को किस लिए पता चला? किस वजह से पता चला? एक तो ग्रोथ ऑफ प्रेस हुआ, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हुआ, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस बढ़ गई, होशियार हो गए लोग, और लोगों में ये बेदारी आ गई कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रिटिशर जो है लूट रहे हैं, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, यहाँ पे हमें एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर, हमें लूट रहे। तो एक ये था राइज करने का एक्सट्रीमिस्ट्स का। फेलियर ऑफ मॉडरेट्स मेथड्स। देखिएगा, मॉडरेट्स ने हर तरह का मेथड अपनाया। पहला मेथड था उनका कि वो लॉयल रहे ब्रिटिशर्स की तरफ, ठीक। दूसरा मेथड था, उन्होंने कहा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं मिली, वो भी फेलियर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर मॉस एक्शन। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें आज़ादी चाहिए
तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से कोई बात नहीं बनने वाली। हमें क्या चाहिए, एक मास एक्शन करना चाहिए। मास एक्शन किसके रूप में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एक्सट्रीमिस्ट्स के, मेथड्स क्या थे एक्सट्रीमिस्ट्स के, आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, आप दूसरी बात यहाँ पे उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप लाइक भी नहीं करते हो और जो वीडियोस है उस पे कमेंट भी नहीं करते हो कि किस तरह के नोट्स आपको लगते हैं और किस तरह की आपकी डिमांड से। उसी तरह से हम जो नेक्स्ट टाइम हम नोट्स बनाएंगे उसी तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड नाउ मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, तो लाइक करना मत भूलिएगा। कंप्लीट ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट ऑटोनॉमी। हमें क्या चाहिए, कंप्लीट ऑटोनॉमी। अब यहाँ पर इनका इनका ये ऑब्जेक्टिव था, रिमेंबर दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ extremists, complete autonomy or independence, and what were the methods to achieve this objective. One was non cooperating, remember, non cooperating with British government. क्या करना था इनका, क्या इन्होंने कहा, नहीं हमें कोई कॉपरेशन नहीं करनी है ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करनी है, हमें कोई बातचीत नहीं करना है, हमें क्या करना है, नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेटिंग। उसके बाद स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब उन्होंने कहा कि अपना जो देशी, जो देश से चीज़ें बनती है उसको यूज़ करो और फॉरेन गुड्स को क्या करो, बायकॉट करो, बंद करो उनका यूज़ करना। जो बाहर बाहर से चीज़ें आती है, ख़ासतौर पर बाहर से कहाँ से आती थी, ब्रिटिश से, इंग्लैंड से आती थी, ब्रिटेन से आती थी, ब्रिटिश से आती थी, ब्रिटिश। उन्होंने कहा कि हमें ये बंद करना चाहिए, तो ताकि इनकी इकोनॉमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके लीडर्स कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स याद रखिएगा, लाल, बाल एंड पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड ये कौन थे, बिपिन चंद्रा पॉल, अरबिंदो घोष। ये चार इंपॉर्टेंट लीडर्स थे किनके, याद रखिएगा। दीज आर द फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड लैंसडाउन। गवर्नर जनरल्स भी साथ में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नर जनरल से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं गवर्नर जनरल्स को भी कवर कर लेता हूँ। और ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद भी रहता है, जैसे हमने पढ़ा लॉर्ड मेयो, उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक, उसके बाद लॉर्ड लिटन, देन लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डिफरेंट, और अब पढ़ रहे हैं हम लॉर्ड लैंसडाउन। उन्होंने क्या किया, पास किया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। 1892 किसने पास किया, कौन सा एक्ट, 1892 वाज पास्ड बाय लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन जो कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया, और ये थे वाइसरॉय। कहाँ कहाँ से कब तक, 1888 से लेके 1894 तक। आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट, लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड एलिगन सेकंड वाइसराय कब थे, 1894 से लेके 99 तक। टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर असैसिनेटेड बाय चपीकर ब्रदर्स। हमेशा ही आस्क्ड क्वेश्चन कि टू ब्रदर्स, जी हाँ, लॉर्ड, जब चपीकर ब्रदर्स ने असैसिनेट किया दो ऑफिशियल्स को, याद रखिएगा, जब चपीकर ब्रदर्स ने असैसिनेट किया टू ब्रदर्स को, दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, सॉरी, दो ब्रदर्स जो थे चपीकर ब्रदर्स, उन्होंने ऑफिशियल्स को असैसिनेट किया था, मर्डर किया था, मार डाला था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। किस गवर्नर जनरल के दौर में हुआ था ये वाक़ा, लॉर्ड एलिगन सेकंड, या लॉर्ड एलिगन सेकंड, यही पूछा जाता है, लॉर्ड एलिगन सेकंड। क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है, जब असैसिनेशन हुआ था टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स को किया था चपीकर ब्रदर्स ने, तो लॉर्ड यानी वाइसराय कौन थे, लॉर्ड एलिगन सेकंड। आगे बढ़ लेते हैं। अब आता है दौर लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का दौर स्टार्ट होता है, शुरू होता है लॉर्ड कर्जन का दौर 1899 से लेके 1905 तक। जी हाँ, 1899 टू 1905 तक। यहाँ से एक शुरुआत होती है अलग एक सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। और वो कैसे
किस तरह का सिस्टम था, आगे पढ़ लेते हैं। एंशंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904, ये भी आपको याद रखना है कि एंशंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट किसने पास किया था, लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1904 में। आगे इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अभी पढ़ना है हमें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन दिल्ली, याद रखिएगा। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को इन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश किया। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एट पूसा इन दिल्ली। अब आगे बात करेंगे हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की। पार्टीशन ऑफ बंगाल की, पार्टीशन ऑफ बंगाल हम सब ने सुना है, पढ़ा है कि 1905 में हुआ है, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्यों किया था? यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा आपको बनाया है मैप। कहा जाता है उस वक्त बंगाल वाज नरो सेंटर फॉर नेशनलिज्म। जो भी चीज़ें होती थी, बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, और जो भी चीज़ें होती थी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वहाँ जो भी पॉलिसीज़ बनती थी किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो बंगाल से ही बनती थी, वो बंगाल से ही बनती थी। यहाँ पे मैंने मैप बनाया है, और मैप में मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे दिखाया है, ये जो एरिया है जहाँ पे सर्कल किया है मैंने, ये वाला, यहाँ पे ये बांग्लादेश है आपका, और ये इंडिया का पोर्शन है। इसमें उस वक्त उड़ीसा, झारखंड, ये सारा था, बंगाल और बांग्लादेश, ये बहुत बड़ा। इन्होंने कहा कि हमें बिग एरिया है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन, हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, देखभाल नहीं कर पा रहे, हमारी ओर से खिदमत नहीं हो रही है, इसीलिए हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करने जा रहे हैं। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में, 16 अक्टूबर। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे, अब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो थोड़ा सा रिएक्शन होने वाला था। रिएक्शन क्या हुआ? स्वराज वर्ड वाज यूज्ड, यानी स्वराज, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। पहली बार यूज़ किया किसने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज 1905। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एंड इस्टेब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इन्होंने क्या किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इस्टेब्लिश किया। किन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखिएगा, हु इस्टेब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का क्या मकसद है? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हम इसलिए कर रहे हैं, इसके पीछे कोई बड़ी बड़ी वजह नहीं है, लेकिन एक वजह है, हम ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी, ये वाला हिस्सा जो है ईस्ट, इसको हम तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंच रही है, तो तभी हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। लेकिन इंडियंस को पता चला दैट वाज ए पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। This was a policy of divide and rule which Britishers were now enforcing. Enforce कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के तौर पे, डिवाइड एंड रूल। अब 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905 में। अच्छा, इसमें प्रेसिडेंट कौन था 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने क्या किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये एस्टैब्लिश करने का क्या मकसद था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? इन्होंने कहा कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, हम भारत के सर्वेंट से नौकर है, और हमें भारत की खिदमत करनी चाहिए। अटेम्प्ट दिस वाज जस्ट टू अटेम्प्ट यूनाइट इंडिया, एक नेशनलिज्म की तरफ, एक कदम था नेशनलिज्म की तरफ और ले जाने की तरफ, कदम था, पूरे भारत को यूनाइट करने की एक कोशिश थी जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और यहाँ पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी बंगाल में, देखिएगा, बंगाल तब, यहाँ पे बांग्लादेश भी है, यहाँ पे बांग्लादेश भी है आज का, और ये सारा एरिया मैंने अभी कहा, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये सारा एरिया था, एक ही बहुत बड़ा था। यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट हो गई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब हमारा 4th लेक्चर होगा एक्सट्रीमिस्ट्स का, थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो गांधीयन इरा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये 4-5 लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि हम सारी हिस्ट्री को कवर करेंगे, फ्रीडम मूवमेंट से लेके, फ्रीडम स्ट्रगल से लेके। तो थैंक यू गाइस, आप अपना फीडबैक दीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा, और हमें जो
कह सकते हैं हम कि हमारे जो चैनल है उस पे आके आप ज़रूर वीडियो देखते हो। बहुत बहुत थैंक यू आपका, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज़।